Welcome all. Today we will discuss one of the problem of TCS Code Vita, that is longest palindromic subsequence. Before going ahead, we first discuss what is the problem statement, then we will see an example and try to analyze its recursive formulation, and then we will design an algorithm or a pseudocode for the same problem. What is longest palindromic subsequence problem? Here we are given a string of length s. We are given a string of length s and we have to compute a palindromic subsequence whose length is longest. A palindromic subsequence whose length is longest. अब हमें यहां यह जानना है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है. सबसे पहली बात, हमें कोई एक स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ s है. हमें एक पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस को कंप्यूट करना है जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट हो. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सबसीक्वेंस एंड सबस्ट्रिंग? देखिए, सबस्ट्रिंग तो होती है कॉन्टिगुअस. सबसीक्वेंस में हम कैरेक्टर्स को जंप भी कर सकते हैं. सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में सिर्फ यही एक डिफरेंस है. सब स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर, अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर से कोई सब स्ट्रिंग पिक कर रहा हूं तो उसमें सारे कैरेक्टर्स हमारे कॉन्टिगुअस आने चाहिए. सब सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं. दूसरी बात, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक? पैलिंड्रोमिक में हमेशा हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को सेम होने की बात करते हैं. फिर कोई लूप चलता है, अगर ये फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है फिर हम सेकंड और सेकंड लास्ट कैरेक्टर के सेम होने की बात करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उस स्ट्रिंग में हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस को कंप्यूट करना है. अब कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं. मान लो हमने यहां पे कोई एक स्ट्रिंग ले ली ए बी सी. अब इस स्ट्रिंग के लिए अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो इसकी सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स क्या होंगी? इसकी सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकल के आ जाएंगी 5 ए बी सी, ए बी एक साथ, बी सी एक साथ, देन ए सी, देन ए बी सी. अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाया इस पे और मैंने इस लेंथ 3 की स्ट्रिंग की सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग जो है लेंथ 8 वो निकाल लिया मैंने. ठीक है, 8 पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स को मैंने कंप्यूट करा. अब इन 8 पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स को कंप्यूट करने में 2 की पावर n टाइम लगा. ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि भाई मैं एक एक को विजिट करूं और ये देखूं कि उसकी लेंथ कितनी है और वो पैलिंड्रोम होना चाहिए. अब जब मैं ए के पास आया, ए एक सिंगल लेंथ का कैरेक्टर है, चाहे ए हो चाहे बी हो या सी हो, हमेशा सिंगल लेंथ के कैरेक्टर विल ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड एज अ पैलिंड्रोम. तो मैंने यहां पे क्या करा, इन कैरेक्टर्स के हिसाब से इनकी लेंथ लॉन्गेस्ट जो पैलिंड्रोम की है वो 1 यहां पे रिटर्न करी. अब आ जाते हैं ए बी पे. अब जब मैं ए बी को कंप्यूट कर रहा हूं तो ए बी मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ए बी में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या होगा, एक ए का अलग होना और बी का अलग होना. मतलब इसकी भी लेंथ 1, इसकी भी लेंथ 1, इसकी भी लेंथ 1. तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक स्ट्रिंग को लेके मैंने उसके सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स को लिखा. सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स को लिखने में 2 की पावर n टाइम लगा और उसके बाद एक एक करके मैंने सारी सब स्ट्रिंग्स को विजिट करा इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अब
इसके साथ सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? आप इतना तो समझ गए कि इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखने में 2 की पावर n टाइम लगा। एक एक करके सबको विजिट करने में ये जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है m इंटू 2 की पावर n। मतलब अगर यह m भी ना लिखूं तो डायरेक्ट लिखूं n इंटू 2 की पावर n, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू। दूसरा, अगर मैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन भी देखूं, भाई रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होता है? टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम देख रहा हूं तो जब मैं इस ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूं एक बार, तो मैं इसे ए बी में भी सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसे ए सी में भी सॉल्व कर रहा हूं, और मैं इसे ए बी सी में भी सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं रिकर्सिव अप्रोच में? एक सब प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहा हूं। सो मैं यहां से ये कंक्लूड करता हूं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल आती है जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसके थ्रू मैं इस एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की बात करूंगा। तो फिलहाल मैं ये समझ पाया हूं कि मैंने सारे पॉसिबल सबसेट्स निकाले, फिर एक एक करके विजिट करा और उसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की बात करी। तो अभी तक अगर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को लेके बात करें तो हमारे पास सिर्फ इतना है कि एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, एक स्ट्रिंग हमें गिवन है जिसकी लेंथ s है, हमें पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालना है जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालना जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट है, और हमने ब्रूट फोर्स और रिकर्सिव अप्रोच की ड्रॉबैक्स को समझा, क्योंकि एक तो वहां एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है, दूसरा हम रिकर्सिव अप्रोच में एक सब प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता हूं कि कैसे मेरी चीजें चल रही होंगी, प्लस एक रिकर्सिव फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे जो डीपी का होगा, जिससे हमें यह पता चले कि ये किस तरह से हम एक सब प्रॉब्लम को एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से सिंपल मैं एक बात कह रहा हूं कि हमने यहां पे नेक्स्ट हो गया हमारी एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। अब मैंने कोई स्ट्रिंग ले ली, यहां पे मान लो ए जी बी डी बी ए, ये मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन है। अब मैंने इसके लिए कोई एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना ली। अब इंडेक्सिंग मैंने कर दी 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। अब मेरे पास कैरेक्टर्स भी कितने हैं? यहां पे इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3 4 5, तो मुझे इस कॉलम की, हाँ जी, अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाई। अब इसमें मैंने क्या करा, यहां पे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया ए जी बी डी बी ए, और इस स्ट्रिंग को मैं यहां से कर, और यहां पे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया ए जी बी डी बी ए। ठीक है, और मेरे पास स्ट्रिंग क्या है? ए जी बी डी बी ए। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब अगर मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन इस पे बात करूं, ये पोजीशन मेरी क्या है? 0,0, अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में बात कर रहा हूं, और 0,0 देखूं, इसे 1,1 देखूं, इसे 2,2 3,3 4,4 एंड 5,5। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे बननी चाहिए कि यहां पे ये 0,0 का मतलब है तो हम ए कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे हम जी की, यहां पे बी की, यहां पे डी की, यहां पे बी की, यहां पे ए की। अब एक चीज सोचें, जब हमारा रिकर्शन एक टॉप डाउन अप्रोच है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बॉटम अप अप्रोच है, तो बॉटम पे मेरे पास क्या होगा? कोई अगर एक प्रॉब्लम है तो सबसे लोएस्ट लेवल इस प्रॉब्लम का कब होगा? जब एक एक कैरेक्टर अकेले अकेले हो।
और जब वो एक एक कैरेक्टर अकेले अकेले हैं, मतलब कुछ इस तरह से कि यहां ए है, यहां जी है, यहां बी है, यहां डी है, यहां बी है, यहां देन ए है। अब अगर कुछ इस तरह से मेरे कैरेक्टर्स हैं तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं तो इसकी पैलिंड्रोमिक लेंथ क्या होगी, 1, इसकी भी 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 1। अब इस बेसिस पे मैं अगर डायरेक्ट यहां इस पे कंप्यूट करने की कोशिश करूं तो यहां क्या हो रहा है, मेरा i इक्वल टू जे हो रहा है। तो जब ये है तो मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, ए का अकेला होना, जी का अकेला होना, बी का अकेला, डी का अकेला, बी अकेला, ए अकेले। जब ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर है तो बट ऑब्वियस है इनकी लेंथ जो होगी वो 1 होगी, जो लेंथ हम रिटर्न कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस की लॉन्गेस्ट लेंथ। अब जब ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर अपने में एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहे हैं, अब बात आती है कि भाई मैं सबसे नीचे क्या था, एक एक प्रॉब्लम थी लोएस्ट लेवल पे, अब मैं एक एक को मर्ज करके दो दो करूंगा। तो अब जब मैं इस पोजीशन पे बात कर रहा हूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एजी के बारे में। मतलब अब ये दो कैरेक्टर एक साथ, अब मुझे ये देखना है क्या एजी मेरा पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम होने के लिए, देखने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या ए और जी दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो भाई एजी जो है, भाई मुझे एजी कंप्यूट कैसे हुआ होगा, ए अकेला होना और जी का अकेला होना, फिर इन दोनों का साथ होना। लेकिन ए का अकेला होना इज लेंथ 1, जी का अकेला होना इज लेंथ 1, बट एजी साथ में पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि जो इन दोनों में बड़ा होगा वो मेरा लेंथ आएगी एजी की। तो अब मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूं इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो बट ऑब्वियस है एजी मिलके मुझे पैलिंड्रोम नहीं बता रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह कोई पॉसिबिलिटी ले लूं, मान लो बीबी, तो अब बीबी के लिए क्या होता, बी अकेला 1 था, ये अकेला 1 था, लेकिन बीबी मिलके मेरा 2 हो चुका है। तो मुझे इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसी पॉसिबिलिटी पे अगर मैं बात करूं तो एजी कंप्यूट करने के लिए मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, ए के डेटा पे और जी के डेटा पे। और ए और जी में दोनों में मैक्सिमम क्या है, दोनों 1 है तो ये 1 ही रिटर्न होगा। अगले केस में अगर बात करूं तो एजी के बाद ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई जीबी, सेम चीज जीबी पे हो रही होगी तो ये भी सिंपल 1 रिटर्न होगा। भाई इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अब आपको एनालाइज करते चलना है किस तरह से इंडेक्स की फॉर्म में चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अगली बार जीबी की जगह ये चीज हो गई बीडी, बीडी के केस में क्या होगा, इसमें और इसमें इंप्रूवमेंट कंपैरिजन हो गई, ये 1 ही रिटर्न होगा। अब जब ये 1 रिटर्न हो गया यहां पे, तो अगली बार बीडी की जगह हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, डीबी। डीबी की केस में क्या होगा, इसमें और इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो ये 1 ही आएगा। अब डीबी की जगह अगली बार आ गया बीए, अब इसमें और इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 1 रिटर्न होगा। अब मैंने यहां पे, आपने ऑब्जर्व करा होगा मैंने क्या किया है, अभी यहां पे ए जी बी डी बी ए कुछ अकेले थे, 1 1 1 1 1 1। अब इस लेवल पे क्या हो गया, ये एजी, ये जीबी, ये बीडी, ये डीबी और ये बी है। अब यहां पे भी देखा तो क्या, एजी की भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अब अगले फेज में क्या जा रहा होगा, ये मिलके एजीबी, ये मिलके जीबीडी, अगली बार ये मिलके बीडीबी और ये मिलके डीबीए। ठीक है, अब मिलके क्या चल रहा है कि यहां पे जैसे हम वहां पे एक सब प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते थे, यहां पे तो हमने डेटा स्टोर कर लिया और ये डेटा यहां पे रिट्रीव कर रहे हैं। अब इसी चीज को एनालाइज करते हैं अपने लूप्स के फॉर्म में। मान लो अब क्या हो रहा होगा नेक्स्ट साइकिल पे, भाई सबसे पहले मैंने पिछली बार क्या देखा, जब लेंथ मेरी 1 थी, ठीक है, जब चेन लेंथ 1 लेके चल रहा था, शुरुआत में चेन लेंथ मेरी 0 थी। अब जब ये चेन लेंथ 2 हो गई, मतलब यहां से यहां तक देखूं तो यहां पे क्या चल रहा है, 3 कैरेक्टर एक साथ है। 3 कैरेक्टर का एक साथ होना मतलब ए जी बी मुझे किससे मिले होंगे, ए जी से और जीबी से। अब एजी और जीबी की वैल्यू क्या है, 1 और 1, और एजी और जीबी भी किससे मिले थे, ए से, जी से और जी से और बी से। और जब ये एक चीज बार बार दिख रही है तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, इससे। ठीक है, अब
ए और जी मिलके एजी बना, जी और बी मिलके जीबी बना, एजी जीबी मिलके एजीबी बना। अब मैं डायरेक्ट क्या देख रहा हूं कि जब ये वन था, ये वन था, ये वन था, ये वन हुआ, अब एजीबी कैलकुलेट करने के लिए मैं इन दोनों के मैक्सिमम पे जाऊंगा और इन दोनों के मैक्सिमम विल ऑलवेज रिटर्न वन, बिकॉज दिस वन विल ऑलवेज रिटर्न वन। अब एजीबी से नेक्स्ट अगर देखूं तो ये क्या जा रहा होगा, नेक्स्ट जीबीडी। जीबीडी के केस में भी क्या हो रहा होगा, इसमें और इसमें मैक्सिमम रिटर्न करूंगा, सिंपल वन। जीबीडी के बाद अगली चीज आई बीडीबी। अब यहां पे क्या है, ये बीडीबी में ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम हो गए। अब जैसे ही दो कैरेक्टर, मेरा पैलिंड्रोम का मतलब ही क्या है, आई पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम हुए, तो जैसे ही ये सेम हुए तो इसकी लेंथ 2 तो हो ही गई सीधे सीधे। भाई पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम होंगे तो 2 तो लेंथ हो ही गई। अब जो इसके अंदर वाला कैरेक्टर है, ये एक मेरे पास सिंगल कैरेक्टर डी है और सिंगल कैरेक्टर की पैलिंड्रोमिक लेंथ क्या होती है, 1, तो ये 2 + 1 मेरा 3 रिटर्न हो गया। और अगर आप वैसे भी देखो तो बीडीबी क्या है, एक पैलिंड्रोम ही है और इसकी लेंथ कितनी होगी, सीधी सी बात है 3 ही रिटर्न होगी। तो डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरा 3 रिटर्न हुआ इस वैल्यू को निकालने के लिए। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि हुआ क्या यहां पे, बीडीबी में बी और बी सेम हुए और मैंने 2 + 1 यहां से किया, ठीक है, ये डी की वैल्यू ली। क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, जब मैं इस वैल्यू को कंप्यूट कर रहा हूं तो इस वैल्यू को कंप्यूट करते समय मैं इन दोनों में मैक्सिमम देख रहा हूं, अगर मेरा पहला और लास्ट कैरेक्टर नहीं मिला। लेकिन अगर पहला और लास्ट कैरेक्टर मिल गया तो मैं उसके डायगोनल वाले में 2 ऐड करके चल रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे मैं आया, बीडीबी के बाद डीबीए। डीबीए में मैंने देखा पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है तो बट ऑब्वियस है इस वैल्यू और इस वैल्यू का मैक्सिमम विल रिटर्न 1। एग्रीड। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हुई एजीबीडी, ये हो। अब एजीबीडी मेरा किससे आया होगा, ध्यान रखें, एजीबीडी कैलकुलेट हुआ होगा एजीबी से और जीबीडी से। एजीबी और जीबीडी की वैल्यू क्या है यहां पे, 1 और 1, दोनों का मैक्सिमम 1। अब नेक्स्ट अगर देखें, हमारा नेक्स्ट चीज आई होगी जीबी डीबी। ये कैलकुलेट किससे हुआ होगा, जीबीडी से और बीडीबी से। जीबीडी इज 1, बीडीबी इज 3, तो दोनों में मैक्सिमम क्या, 3, तो ये वैल्यू 3 आ गई। अगले केस में ये चीज हो गई होगी बीडीबीए। बीडीबीए किससे कंप्यूट हुआ होगा, बीडीबी से और डीबीए से। बीडीबी इज 3 एंड बीडीबीए इज 1, तो दोनों का मैक्सिमम क्या, 3, ठीक। अब इसी तरह से आगे देखें, यहां पे नेक्स्ट लेंथ आ गई ए जी बी डी बी। अब ये ए जी बी डी बी किससे आया होगा, ए जी बी डी से और जी बी डी बी से। अब ए जी बी डी क्या है, 1 और जी बी डी बी क्या है, 3, तो इसके बेसिस पे मेरा यहां मैक्सिमम रिटर्न हुआ 3। अब इसी की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये चीज हो गई जी बी डी बी ए। यहां पे क्या आएगा, जी बी डी बी और यहां पे आएगा बी डी बी ए। ये भी 3, ये भी 3, दोनों का मैक्सिमम विल बी 3, दिस और दिस का कंपैरिजन, ठीक। अब फिर से मैंने लेंथ को इंक्रीज करा तो यहां पे नेक्स्ट लेवल क्या आ गया, पूरा कंप्लीट। और इसमें क्या देख रहा हूं मैं, ए जी बी डी बी ए मेरी किन दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, ए जी बी डी बी और ये क्या हो रहा है, जी बी डी बी ए। ए जी बी डी बी इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, बट यहां पे हमने एक चीज ध्यान नहीं दी, ये पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम है, और जब पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मेरा प्रॉब्लम का स्प्लिट ऐसे होगा ही नहीं। तो पहला और लास्ट कैरेक्टर का सेम होना इज व्हाट, 2+। अब मुझे किस पे कंसीडर करना है, जीबीडीबी क्या है, जीबीडीबी की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक लेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक लेंथ जीबीडीबी की जो है वो 3 है, जो यहां से रिटर्न हो रही है, सॉरी यहां से जो रिटर्न हो रही है। भाई इस वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए मैं इस पे और इस पे फोकस कर रहा हूं तब जब पहला और लास्ट सेम नहीं है, लेकिन
इस पे फोकस कर रहा हूं तब जब पहला लास्ट सेम हो गए तो अंदर की बात क्या बची, जीबीडीबी। तो ये वैल्यू क्या, 3 प्लस 2 इज व्हाट, 5। अब ये मेरी 5 यहां पे रिटर्न हुआ। अब इसी स्ट्रिंग को लेते हुए अभी मैंने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ, जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, उसकी लेंथ 5 है। अब एक चीज यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि ये 5 रिटर्न कैसे हुई है। 5 रिटर्न होने में आपने देखा ये 5 वैल्यू आई है कब, जब मैं ए जी बी डी बी ए की बात कर रहा था और ये कैरेक्टर दोनों सेम थे। तो मेरा फोकस किस पे आ गया था, इस पे। मतलब इस वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए मैंने वैल्यू किससे ली है, इससे। और जब ये वाली वैल्यू आई, नेक्स्ट मुझे क्या बच गया इसके बाद, जब ये दोनों सेम हो गए, जी बी डी बी, ये वैल्यू किससे आई है, ये 3 वैल्यू मेरी रिटर्न हुई है किससे, या तो जीबीडी से या बीडीबी से। बट ऑब्वियस इससे आई है। और ये बीडीबी क्या है, ये वाला। भाई जीबीडी इज दिस, बीडीबी इज दिस, भाई दोनों सेम नहीं है ना। अब जब यहां से वैल्यू आई है तो मैं यहां से ये कह पा रहा हूं ये 3 वैल्यू कैसे रिटर्न हुई। अब जब ये 3 वैल्यू है तो यहां पे जो 3 वैल्यू थी वो किससे आई थी, इस बीडीबी से। अब ये बीडीबी का ये और ये कैरेक्टर सेम मिला, और जैसे ही ये कैरेक्टर सेम मिला तो मैं किस पे फोकस करने लगा, डी पे। तो जब ये कैरेक्टर सेम मिलेगा तो ये वैल्यू कहां से आई होगी, इससे। एग्रीड। और ये वैल्यू यहां से आई है तो मैं यहां से समझ गया कि ये रिटर्न हुआ और ये रिटर्न होगा। इसका रिटर्न होना मतलब ए और ए का रिटर्न होना, इस वैल्यू पे रिटर्न होना मतलब बी का और बी का रिटर्न होना, और इस वैल्यू 1 पे रिटर्न होना मतलब डी का रिटर्न होना। मतलब मेरा ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है। लेंथ से मैंने ट्रेवर्स करके आपको दिखाया कि ये कौन सा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है जिसकी लेंथ इतनी है। क्योंकि हो सकता है किसी ड्राई रन में कोई एग्जांपल मैं ऐसा लूं जिसके 2 आंसर पॉसिबल हो विद सेम लेंथ, तो उसमें मुझे यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग मेरी कैसे रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब इसका हम एक ट्री देख लेते हैं, कैसे लोअर लेवल से अपर लेवल तक वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल ट्री के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए मैं यहीं पे समझाता हूं। ए जी बी डी बी ए, ठीक है, और ये मिलके ए जी, ये जी बी, ये बी डी, ये डी बी, देन दिस इज बी ए। ये मिलके ए जी बी, ये मिलके जी बी डी, ये मिलके बी डी बी, दिस इज डी बी ए। दिस इज व्हाट, ए जी बी डी, दिस इज जी बी डी बी, दिस इज बी डी बी ए। नेक्स्ट लेवल, दिस इज ए जी बी डी बी, दिस इज जी बी डी बी ए। और नेक्स्ट लेवल पे ये हो गया ए जी बी, नेक्स्ट लेवल पे ये आ गया ए जी बी डी बी ए। ठीक है, अब मैं यहां पे इनकी लेंथ लिखूंगा 1 1 1 1 1 1, भाई सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे 1 1 लेंथ। ये भी 1, 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 ये दोनों मिलके 1, ये भी 1, ये दोनों मिलके 3। क्यों, इसका पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम हो गया और उसने डी की वैल्यू को लेके 3, दिस इज 1। एजीबीडी इज आल्सो 1, जीबीडीबी इज 3, क्योंकि हो क्या रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम इज 1, इन दोनों का मैक्सिमम इज 3, इन दोनों का मैक्सिमम इज 3। नेक्स्ट 1 और 3 है यहां पे, ये भी 3, 1 और 3 है यहां पे, ये भी 3। अब नेक्स्ट ये और ये कैरेक्टर सेम हुआ तो 2 प्लस जीबीडीबी की क्या वैल्यू है, 3, तो इस वैल्यू को 2 प्लस 3 करके ये डायरेक्ट 5 रिटर्न हो गया। अब जब ये 5 रिटर्न हो गया तो ये मेरा क्या है, ये मैंने ट्री की फॉर्म में आपको लोअर लेवल से अपर लेवल तक प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन दिखाया कि कैसे सब प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं। अगर मैं इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को इस वाले पार्ट को रिमूव भी कर दूं, अगर आप यहां से एनालाइज करें, इस वाले पार्ट को रिमूव करके इस पिरामिड को थोड़ा टिल्ट कर दूं तो चीजें वही हैं जो वहां पे मैंने रिप्रेजेंट करी है। ठीक है,
अब एक चीज यहां से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका रिकर्सिव फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है। भाई रिकर्सिव फॉर्मुलेशन अगर मैं देखूं तो मैं फोकस ही किस पे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इफ स्ट्रिंग का I इज इक्वल टू स्ट्रिंग J, मतलब स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर सेम है, तो मैं इसे लिखूंगा T ऑफ ij इज इक्वल टू 2 प्लस, अगर दोनों कैरेक्टर सेम है, 2 प्लस T ऑफ I प्लस 1 एंड J माइनस 1। ठीक है, अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अगर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, अगर ये मेरा ij है तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, I प्लस 1 और J माइनस 1 पे। ठीक है, एल्स तो T ऑफ ij में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा भाई, मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे। ये वाली वैल्यू क्या है, I की एक वैल्यू में डिक्रीमेंट, ठीक है, सॉरी I की वैल्यू में डिक्रीमेंट, तो सारे डाटा क्या लिखूंगा, मैक्सिमम देख रहा हूं किसमें, T ऑफ I माइनस 1 J और T ऑफ I J माइनस 1, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरी यहां पे रिटर्न होगी, सॉरी I प्लस 1 और J और I कॉमा J माइनस 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू, भाई इन दोनों वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, मैं इन्हीं तीन वैल्यूज पे फोकस कर रहा हूं। अब इसका एक स्यूडो कोड देख लेते हैं कैसे उसे लिख रहे हैं। होप इतना आप सबको समझ में आया होगा। स्यूडो कोड को देखते हैं, सिंपल करके उसे समझते हैं कि कैसे चीजें उसमें चल रही हैं, कैसे फिर उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन में। उसका आपको गिटहब पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब यहां पे स्यूडो कोड लिखते समय सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप में n में है क्या, स्ट्रिंग की लेंथ। अब स्ट्रिंग की लेंथ पता है, दूसरा स्टेप क्या है भाई, एक 2 डायमेंशनल एरे में स्ट्रिंग की जो सब प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेट जो करी है उनकी पैलिंड्रोमिक लेंथ रिटर्न करनी है। अब 2 डायमेंशनल एरे मैंने कुछ बना लिया ऐसे dp ij, इसमें मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, सिंपल स्टेप अगर इस पे देखूं, जब व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1, अब ध्यान देना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 की बात करिए कब, जब सिंगल सिंगल कैरेक्टर हैं, तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में एक फॉर लूप चलाया जिसमें 0 इंडेक्स से लेके n-1 तक के इंडेक्स को मैंने क्या कर दिया, डू dp i रिटर्न्स 1, एग्रीड। मैंने क्या कर दिया, सिंपल एक i की वैल्यू अगर 0 है तो dp 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1। ये मेरा पहला स्टेप जिसमें मैंने स्ट्रिंग की लेंथ 1 होने पे काम किया। अब नेक्स्ट, when string length is 2 or more, length is 2 or more, उसके लिए क्या चल रहा होगा। अब स्ट्रिंग की लेंथ 2 और उससे ज्यादा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पे ये ध्यान देना है कि आपने एक चीज देखी होगी, सबसे नीचे जब मैंने 6 एलिमेंट लिए तो मेरे पास सबसे नीचे 6 एलिमेंट थे, उसके ऊपर वाले लेवल पे आया 5, उसके ऊपर पे 4, उसके ऊपर पे 3, उसके ऊपर पे 2, उसके ऊपर पे 1। तो हो क्या रहा था, मैं लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जा रहा था, मेरी चेन लेंथ इंक्रीज कर रही थी। तो मैं यहां पे एक L लूंगा, फॉर L डिनोट्स 2 to n। भाई इसका क्या मतलब है, L इज द चेन लेंथ। मैं चेन फॉर्म कर रहा हूं, भाई चेन फॉर्म करना मतलब 2 कैरेक्टर का एक साथ आना, 3 कैरेक्टर का एक साथ आना। जब सिंगल कैरेक्टर था ये L = 1 था,
अगर मैं यहां पे ध्यान रखूं L इज इक्वल टू 1 था यहां पे, ठीक है। अब जब L 2 से N तक है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर ध्यान दे लो, मैं फिर से आपको यहां पे बता दे रहा हूं, ए जी बी डी बी ए का ये वाला लेवल इज L इक्वल टू 1। इसका एजी हो जाना, इसका जीबी हो जाना, इसका बीडी होना, इसका डीबी और इसका बीए होना इस चेन लेंथ 2। अब जब ये चेन लेंथ 2 होगी तो इस फॉर लूप के रेस्पेक्ट में मेरे आई और जे की भी लूपिंग चलेगी। अब आई और जे की लूपिंग चेन लेंथ पे डिपेंडेंट होगी, तो मैं इसमें क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में डू फॉर आई डिनोट्स व्हाट, आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, आई की वैल्यू यहां पे हो रही होगी हमारी 0 से लेके कहां तक, 0 टू n माइनस L प्लस 1। अब सोचे एक चीज, यहां पे अगर ध्यान दूं तो यहां पे आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 थी, ठीक है, और जे की भी वैल्यू 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। जब इस वाले लेवल पे आया, इस 0 0 और 1 1 को मिलके 0 1 हुआ ना, ये चीज 1 2 हुई, ये चीज 2 3 हुई, ये चीज 3 4 हुई और ये चीज 4 5 हुई। अब अगले वाले लेवल पे ये चीज 0 1 2 होगी, अगले वाले लेवल पे ये चीज 1 2 3 होगी। तो अब मुझे ये ध्यान देना है, जब L की वैल्यू 2 है उसके रेस्पेक्ट में I की वैल्यू 0 से लेके n माइनस L प्लस 1 होगी। तो सोचे अगर n मेरा कितना है, n मेरा 6 है, 6 माइनस 2 प्लस 1 इज व्हाट 5। तो अगर L 2 है, ध्यान देना L अगर 2 है तो I 5 होगा, I जो होगा वो 0 से 5 तक होगा। अगर L 3 है तो I जो होगा वो 0 से 4 तक होगा। अगर L 4 है तो I जो है वो 0 से लेके 3 तक होगा, और इसके आगे आप एनालाइज कर सकते हो। L 5 है तो वो 0 से 2 तक होगा, L 6 है तो सिर्फ 0 से 1 तक होगा। अब इसी के अंदर दो फॉर लूप डिपेंडेंट होने के बाद मैंने L की डिपेंडेंसी IH पे बनाई, I के रेस्पेक्ट में मैंने J के लिए लिखा, J क्या होगा मेरा I प्लस L माइनस 1। भाई सीधी से मतलब यह है कि अगर I की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 2 माइनस 1 इज व्हाट, I L की वैल्यू, यहां पे J की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी 1। तो सीधा सीधा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी I की वैल्यू होगी उसमें L को जोड़ दूं, माइनस 1 कर दूं, तो मेरी एक ज्यादा आ रही होगी जब चेन लेंथ 2 है, और जब चेन लेंथ 3 हो जाएगी तब 2 ज्यादा आएगी, जब चेन लेंथ 4 हो जाएगी तो मेरी उसके हिसाब से 3 ज्यादा आ रही होगी। तो हर रेस्पेक्ट में ये L के बेसिस पे चीजें राइज कर रही होंगी। तो यहां तक ये सब तो समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। अब इसके आगे, अभी तो मैंने लूप्स में दिखाया ये आगे की वैल्यूज कैसे कंप्यूट होंगी, तो अब इसे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहां से अगर मैं ध्यान दूं, भाई ये करने के बाद इफ कंडीशन यहां पे लिख लेते हैं कमेंट में, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो क्या कर रहे होंगे, इफ कंडीशन में चेक किस में लग रहा होगा, इफ लेंथ इज इफ L इज इक्वल टू 2 एंड क्या चेक हो रहा होगा, स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर किसके साथ, स्ट्रिंग के jth कैरेक्टर के बराबर है, तो देन सिंपल क्या रिटर्न हो रहा होगा, डीपी ij में 2। नेक्स्ट स्टेप, अगर इसी को आगे करते चले, एल्स इफ, कब की बात कर रहा हूं, जब स्ट्रिंग की लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है, तो सिर्फ यहां पे एल्स इफ में क्या कर दूं, अगर मैं यहां पे लिखूं एल्स इफ में ये चीज क्या आ रही होगी,
जब स्ट्रिंग I इज इक्वल टू स्ट्रिंग J, देन dp ij will return what? 2 plus dp I plus 1 and j minus 1. ये कौन सी बात हो रही है? डायगोनल वाले एलिमेंट पे बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन आपने देखी, ये तब था जब स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, ये तब है जब स्ट्रिंग की लेंथ इज मोर देन 2। अब यहां तक आपने एनालाइज करा, लेंथ 2 थी, लेंथ 2 से ज्यादा, लेकिन इन दोनों केसेस में आप स्ट्रिंग के ith और jth को सेम होने की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इसके एल्स में, क्या? इफ स्ट्रिंग ऑफ I नॉट इक्वल टू, या फिर सीधे सीधे अगर लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, एल्स में क्या आ रहा होगा? जब बराबर था तो ये, अगर अदरवाइज एल्स में डायरेक्ट हम लिख रहे होंगे यहां पे dp ij विल रिटर्न व्हाट? मैक्स ऑफ कौन सी वैल्यू? साइड वाली वैल्यू और डाउन वाली वैल्यू। मैक्स ऑफ व्हाट? dp। अब यहां पे क्या होगा? I प्लस 1 कॉमा j और dp I कॉमा, सॉरी इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे dp I प्लस 1 j कॉमा dp I j माइनस 1। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। और लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे, रिटर्न करेंगे किसको? रिटर्न करेंगे dp 0 से n माइनस 1, 0 and n माइनस 1। ठीक है, इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी समझें तो आपने समझा होगा कि एक्सपोनेंशियल से इसे हमने n स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, दो डिपेंडेंट फॉर लूप चला के। होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। आप इसमें एक एक करके चीजों को ध्यान दें, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद कैसे एग्जांपल डिस्कस करा, कैसे रिकर्सिव फॉर्मुलेशन जनरेट हुआ, कैसे ट्री की फॉर्म में हम देख रहे हैं, क्या स्यूडो कोड है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन आप पाइथन में देख सकते हैं हमारे गिटहब लिंक के थ्रू। थैंक यू।